अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आजादी की कहानी के 55वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैं आपसे आजाद दस्ता के दुर्धर्ष क्रांतिकारी बालेश्वर राव के बारे में बता रहा था और मैंने यहाँ तक आपसे बातें की थी कि वो बनारस में गिरफ्तार हुए और बनारस के बेलूपुर थाने में उनके साथ कितनी अमानवीय तरीके से उनको टॉर्चर किया गया और उनके साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक पदाधिकारियों द्वारा व्यवहार किया गया। भेलूपुर थाने की उस अंधेरी शीलन भरी हवालात में इस बीच खाने के नाम पर 24 घंटे में एक बार बाजरे की मात्र 3 छोटी छोटी टुकियां दी जाती थी। उन्हें भोजन के रूप में लगातार 63 दिनों तक उन्हें यही दिया जाता रहा। भाटिया साहब जब उनसे प्रश्न पूछते पूछते तंग आ गए तो उन्होंने लगातार दिन में कई कई बार पीठ और बाहों में लोहे का सुआ पैबस्त कर लहूलुहान कर देने का भी सिलसिला प्रारंभ किया। हर रोज आधी रात के बाद जलन भरी बेहोशी टूटती तो जंजीरों में कैद उनकी आत्मा ईश्वर से मौत के लिए प्रार्थना करती, परंतु उस नीम अंधेरी कोठरी में हर रोज उनकी मेरी माँ भारत माता मुझे सांत्वना देती, मेरा आत्मबल फिर से जागृत करती और मैं तब फिर से अगली सुबह और यातनाओं के लम्हों की बेताबी से प्रतीक्षा करने लगता। यह कहना था बालेश्वर बाबू का। निरंतर अपने संकल्प अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने और अंग्रेजों के गुलाम पुलिस महकमों के उनके इरादों में नाकामयाब करते रहे। ठीक 63 दिन के 3 बजे उन्हें केंद्रीय कारा बनारस में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक उसी दिन श्री लाला सिंह वासुदेवपुर वैशाली और श्री सदानंद झा भमरोपुर समस्तीपुर को भी उसी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वे दोनों भी पुलिस के टॉर्चर से मरणासन्न अवस्था में थे। इस विषम परिस्थिति में भी जब ये तीनों आमने सामने हुए तो उन्हें अपार प्रसन्नता मिली। जब हमारे कारनामों और हमारे जुझारू व्यक्तित्व के संबंध में जेलर को खबर मिली तो वह डर गया और उसने हम लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डलवा दी। महीनों बनारस कारा में गुजारने के बाद बिहार के बक्सर कारा में स्थानांतरित कर दिए गए। बनारस से बक्सर आने के मार्ग में ही इनकी भेंट स्वर्गीय सूरज नारायण सिंह प्रांतीय सरदार एवं श्री मुनेश्वर सिंह से मुगल सराय जंक्शन पर हुई, जिन्हें लखनऊ से स्थानांतरित कर बक्सर लाया जा रहा था। बक्सर के केंद्रीय कारा में ही इन सभी वीर क्रांतिकारियों का टीआई परेड कराया गया। बहुत सारे मुकदमों में गवाहों ने इन्हें पहचाना और उन मुकदमों में इनके विरुद्ध अदालत में अभियोग पत्र दाखिल किए गए। कुछ दिनों के पश्चात इन लोगों को बक्सर से मंडल कारा दरभंगा स्थानांतरित कर दिया गया। दरभंगा में विशेष न्यायालयों में इन लोगों के मुकदमों की सुनवाई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। इन क्रांतिकारियों के मुकदमों में निर्णय देने हेतु ब्लैक बर्न नामक अंग्रेज न्यायाधीश को प्रतिनियुक्त किया गया। एक मुकदमे में इन बालेश्वर बाबू को 1.5 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा रेतकर गन स्नैचिंग से संबंधित मुकदमे में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, मगर जज ने वकीलों के इस अनुरोध पर कि ये अभी नाबालिग हैं, उनकी सजा आजीवन कारावास में तब्दील की गई। इनके साथ ही श्री जागेश्वर झा तथा श्री उपेंद्र मिश्र को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसी दिन दरभंगा उदित नारायण झा हत्याकांड में मुकदमे में श्री जमुना सिंह मकरमपुर, श्री शारदानंद झा भमरोपुर, श्री लाला प्रसाद सिंह वासुदेवपुर तथा श्री बलदेव चौधरी जोरपुरा को फांसी की सजा सुनाई गई और इन्हें बालेश्वर बाबू को कम उम्र की बिना पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभी बहुत सारे मुकदमों की सुनवाई होनी बाकी ही थी कि शिमला समझौता के आधार पर भारत को अंतरिम आजादी प्राप्त हुई। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री हुए, जिनके स्पष्ट आदेश के आलोक में से सभी मुकदमों की सुनवाई रोक दी गई। इन तमाम राजनीतिक कैदियों को उच्च श्रेणी की सुविधाएं दी जाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद इन क्रांतिकारियों को दरभंगा मंडल कारा से हजारीबाग केंद्रीय कारा भेज दिया गया। 17 जून 1946 को इन क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। अब मैं आपको 1942 की अगस्त क्रांति से संबद्ध जो आजाद दस्ता का निर्माण हुआ, गठन हुआ,
उसके गठन एवं कार्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देना आवश्यक समझता हूँ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के निर्देशन में छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन का आधार इतना सशक्त और तीव्र प्रभावोत्पादक था कि घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही संपूर्ण भारतवर्ष की जनता इसके दायरे में आंदोलनकारियों के रूप में एक विशाल जनमानस नजर आने लगी। वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार राष्ट्रवादियों, देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को था, वह घड़ी अब आ पहुंची थी। तो एक बार ही सारा देश क्रांति की तीव्र लपटों में समा गया। बिहार प्रदेश भी वर्षों से राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था और तत्कालीन दोनों ही राजनीतिक विचारधाराओं के नेतागण यहाँ सक्रिय थे। उत्तर बिहार मूलतः समाजवादी, उग्रवादी, आंदोलनवादी कर्ताओं का केंद्र प्राय एक दशक पूर्व से ही बना हुआ था। जब भारत छोड़ो के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी सहित कांग्रेस के तमाम शीर्षस्थ नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो इसकी तीव्र प्रतिक्रिया बिहार में भी हुई। छात्रों, युवाओं का एक विशाल समूह उत्तरी बिहार में नेतृत्वहीन राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र धारा में समाहित हो गया। यौवनोन्मत्त युवा वर्ग, चाहे वह शहरों में रहता हो या सुदूर ग्राम्य क्षेत्रों में, सर पर कफन बांध अंग्रेजी कौम और उसकी हुकूमत का विरोध करने निकल पड़े। जगह जगह रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, सड़कों को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया। पुलिस थानों और कचहरियों पर तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा। उन दिनों लगता था कि ब्रिटिश हुकूमत सदा के लिए समाप्त हो गया है, किंतु अंग्रेज सरकार ने इस जन आंदोलन को काफी गंभीरता से लिया और इसके दमनार्थ व्यापक प्रबंध काफी तेजी से प्रारंभ किए और इस क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने जो कृत्य किए वो कृत्य न केवल अमानवीय थे वरन जघन्य अपराधों की श्रृंखला में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले थे। लाठी और दमन, लाखों की संख्या में आंदोलनकारी भारतीय जेलों के भीतर ठूंस दिए गए। अनेक स्थलों पर निरीह और निरपराध जनता पर बंदूकें और मशीन गनों से गोलियों की बौछार की गई। हजारों की संख्या में लोग भून डाले गए, गांव के गांव जलाकर राख कर दिए गए। गोरी फौज क्रूरता और आतंक के पर्याय बन गए थे। उन्होंने आतंक के राज्य जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी और एक बार फिर से सर्वत्र ब्रिटिश हुकूमत का आतंक नजर आने लगा था। ऐसे गर्म माहौल में आजादी के दीवाने युवा वर्ग के देशभक्तों का समूह बिना माझी के नाव की तरह अंग्रेज सरकार के दमन की तीव्र वेगवती धारा में यत्र तत्र बह रहे थे। इनमें से सैकड़ों युवकों के घर फूंक डाले गए, परिजनों को मारा पीटा गया, जेल में डाल दिया गया। आंदोलन में शरीक युवकों पर वारंट जारी थे और पुलिस काफी सक्रियता के साथ उनकी तलाश कर रही थी। ऐसे में ये लोग न अपने घर पर रह सकते थे और न ही बाहर उन्हें घूमने फिरने की कोई आजादी प्राप्त थी। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वे जाएं तो कहां जाएं। हजारों लोग इसी उहापोह में गिरफ्तार होकर जेल के शिकंजों के भीतर जकड़े जा चुके थे। अब पुलिस द्वारा घोषित अपराधी युवाओं के समक्ष आगे कदम बढ़ाने को कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। केवल एकमात्र उद्देश्य कि किसी तरह यह मुल्क आजाद हो और हम आजादी के मीठे फल प्राप्त कर सकें। लेकिन इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न तो कोई साधन था और न ही कोई संगठन जिसके सहारे वे अपने देश प्रेम और आजादी के लिए खुद को उत्सर्ग करने की भावना को साकार रूप दे सकें। उग्रवादी घड़े के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण आदि 1942 के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसी स्थिति में युवक वर्ग नेतृत्व विहीन अत्यंत असहाय अवस्था में खुद को महसूस कर रहा था। सुभाष बाबू किसी प्रकार ब्रिटिश हुकूमत की आंख में धूल झोंक कर भाग निकले थे और जापान जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक तैयारी में जुटे हुए थे। इधर भारतीय कारागृहों में बंद मातृभूमि के सपूतों की अंतरात्मा बेचैन थी। वे बेचैन थे कि किस प्रकार इस कैद खाने की दीवारों को लांग कर बाहर की दुनिया में नेतृत्व विहीन हो भटकने वाले आजादी के दीवानों को संगठित कर उनका उपयोग देश को दासता से मुक्ति दिलाने में किया जाए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, पंडित रामनंदन मिश्र, श्री जोगेंद्र शुक्ल, श्री सूरज नारायण सिंह, श्री गुलाब चंद्र गुप्ता और शालिग्राम सिंह जैसे शेर दिल आजादी के दीवाने हजारीबाग केंद्रीय कारा से मुक्त होने के लिए व्यग्र थे। पंडित रामनंदन मिश्र के शब्दों में बाहर से जो खबरें मिलती थीं
उनसे घबराहट होती थी। 8 अगस्त की जनक्रांति का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जेलों में बंद नेता जनता की पहुंच से परे हो चुके थे। हजारों कार्यकर्ता जो अगस्त क्रांति में शरीक हुए थे नए नेतृत्व की राह देख रहे थे। यहाँ आवश्यकता थी जयप्रकाश जैसे व्यक्तित्व की जो कांग्रेस हाईकमांड के जेल में ठूस दिए जाने पर उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके। पंडित रामनंदन मिश्र ने 1942 की दिवाली की रात थी। पलायन की योजना पूर्व निर्धारित थी। चंद दोस्त ही इसकी जानकारी रखते थे और उन लोगों ने हमें विदा किया, आंखों में आंसू लेकर, जिगर में दर्द, परंतु होठों से निकलते तरानों के साथ। 1942 की दिवाली की रात थी। 8 नवंबर को 9:30 बजे रात को सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ रामनंदन बाबू भीषण अंधकार में आजादी का रास्ता पकड़ चुके थे। हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को फांदने में कुल 6 मिनट लगे। संस्मरण पंडित रामनंदन मिश्र पृष्ठ संख्या 52 में जेल से पलायन के पश्चात सभी उपयुक्त नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नेतृत्वविहीन युवा वर्ग को संगठित कर उनका उपयोग आजादी के महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाए। निर्धारित योजना के तहत प्रत्येक पखवाड़े जयप्रकाश नारायण के पत्र आजादी के सिपाहियों के नाम प्रकाशित होने लगे। वे पत्र क्या थे? मानो मुर्दों को भी प्राणवान बनाने वाले शब्द बंद थे। गुप्त रूप से उन पत्रों का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। पत्रों एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से युवकों को संगठित करने का प्रयास किया जाने लगा। गुप्त बैठकें आयोजित की जाने लगी। इन्हीं बैठकों में क्रांतिकारियों के एक सैन्य संगठन की योजना बनी। श्री सूर्य नारायण सिंह नरपतनगर को उत्तरी बिहार में इस महत्वपूर्ण कार्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके सबल नेतृत्व में ही उत्तरी बिहार में आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारियों के एक सैन्य संगठन की स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण के निर्देशानुसार इन आजादी के दीवाने क्रांतिकारियों को नेपाल की पहाड़ियों में शस्त्र संचालन तथा गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में ये प्रशिक्षित नौजवान क्रांतिकारी न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से सैन्य प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर देशभक्त युवकों को छापामारी, गुरिल्ला युद्ध एवं शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण देने लगे। प्रशिक्षित युवक अब आजाद दस्ता के सैनिक कहलाने लगे। भारत के अन्य राजनीतिक संगठनों के समान ही आजाद दस्ता का भी मूल उद्देश्य था भारत की आजादी और इसके लिए दस्ता हिंसा का भी सहारा लेने में विश्वास करती थी। आजाद दस्ता के सिपाहियों को दल में प्रवेश हेतु एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। प्रतिज्ञा पत्र में निम्नलिखित संकल्प सदस्यों को करना पड़ता था। नंबर 1, मैं आज से अपने परिवार और समाज से परे आजाद दस्ता का एक सदस्य हूँ। नंबर 2, मैं अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने को उद्धत हूँ। नंबर 3, मैं अंतिम सांस तक दस्ता की गोपनीयता कायम रखूंगा। नंबर 4, मैं यह प्रयास करूंगा कि जिंदा दुश्मन मुझे गिरफ्तार न कर सके। नंबर 5, दस्ता के संचालकों की आज्ञा का पालन बिना क्यों और कहां कहे करूंगा। नंबर 6, दस्ता के मार्ग में बाधक अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी दंडित करने में नहीं हिचकूंगा। नंबर 7, यदि मुझसे किसी प्रकार की गलती होती है तो मैं दस्ता के संचालक द्वारा दिया गया कोई भी दंड स्वीकार करने को सदा तैयार रहूंगा। उपरोक्त प्रतिज्ञा पत्र के शर्तों का हर हाल में पालन सदस्यों के लिए करना अनिवार्य था। आजाद दस्ता के आवश्यक कोष एवं शस्त्रों के संग्रह हेतु प्रांतीय संचालक मंडल के आदेशानुसार समय समय पर क्रांतिकारी हथियार एकत्र करते थे और यही कारण था कि अनेक लाइसेंस शुदा बंदूकों के मालिकों से उनके बंदूकें छीन ली गईं। कुछ बंदूकें मुंगेर तथा अन्य कारखानों से गुप्त रूप से क्रय भी की गईं। कुछ बंदूकें पुलिस से भी छीन ली गईं। कुछ हथगोलों, बम तथा विस्फोटक का निर्माण दस्ता के सदस्य खुद करने लगे थे। न केवल भारतीय पुलिस बल्कि नेपाल पुलिस से भी दस्ता ने दर्जनों बंदूकें छीन ली। अनेक ऐसे भी जमींदार और लाइसेंस शुदा बंदूक के मालिक थे जो इनके लिए कारतूस की व्यवस्था अक्सर कर देते थे। ऐसे जमींदारों में दलसिंह सराय समस्तीपुर के रामाश्रय सिंह, मोहम्मदा पूसा के महादेव बाबू तथा जयनगर के द्वारका बाबू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग समय समय पर दस्ता को रुपया, वस्त्र तथा अनाज से भी मदद करते थे। उस समय
समाज में दस्ता के सदस्य श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते थे। दरभंगा जिला के अंतर्गत अंदामा, मकरमपुर, लगमा, मझिगामा आदि अनेक ऐसे गांव थे जहां के सभी निवासी, चाहे वो मर्द हो या औरत, युवा, बालक हो अथवा वृद्ध, सभी लोग दस्ता के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने को सदैव तत्पर रहते थे। अनेक स्थलों पर छापामारी के दौरान मौजूद क्रांतिकारियों को औरतों ने अपने बिस्तर तक में छुपा लिया। इन गांवों में क्रांतिकारी स्वच्छंद और निर्भीक होकर घूमते थे और गांव वाले उनकी निगरानी करते थे, पुलिस के आने की सूचना देते और उन्हें छुपाने की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार आजाद दस्ता दिनानुदिन एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा था। दरभंगा जिला में आजाद दस्ता में सक्रिय भाग लेने वाले सदस्य थे श्री बालेश्वर चौधरी, लगमा निवासी, जो लोहना रोड स्टेशन से पूर्व में बसते एक छोटा सा गांव है। दूसरे कर्मठ और वीर सदस्य थे श्री देवनारायण गुरुमेता, गोरियारी निवासी, जो पुलपड़ा थाना के अंतर्गत एक गांव है। श्री गुरुमेता ने श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, वर्तमान विधायक कल्याणपुर समस्तीपुर के साथ क्रांति काल में दरभंगा जेल से भाग निकलने में सफलता प्राप्त की थी। सर्वश्री जागेश्वर झा, कोयलख, उपेंद्र मिश्र, भगवतीपुर, रामकृष्ण यादव, श्री सूर्य नारायण सिंह राणा, यमुना सिंह, योगेंद्र सिंह एवं सत्यनारायण सिंह मकरमपुर, सुबोध सिंह तथा राम सकल सिंह मझियामा, रामलोचन सिंह अंदामा, श्री मौजेलाल चौधरी एवं नंदो मिश्र जटमलपुर तीरा, शारदानंद झा भमरोपुर समस्तीपुर, वशिष्ठ नारायण सिंह संप्रति विधायक कल्याणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र शर्मा भोरे शाहपुर समस्तीपुर, श्री बलदेव चौधरी जोरपुरा, श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह मालपुर, श्री मुनेश्वर सिंह, श्री लाला सिंह तथा श्री बलभद्र सिंह सभी वासुदेवपुर, चंदेल, वैशाली, रसिकलाल यादव, गोवरडीहा तथा श्री जगदीश पोद्दार, सिंहेश्वर स्थान आदि भी आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्यों में से थे, जिन्होंने प्रायः दस्ता द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यवाही में भाग लिया। इनका कार्य क्षेत्र मूलतः दरभंगा था, जो अब 3 जिलों में विभक्त हो चुका है। समस्तीपुर शहर से 2 किलोमीटर दक्षिण एक छोटा सा गांव भमरोपुर है, जहां की मिट्टी ने शारदानंद झा जैसे सपूत को पैदा किया। मां शारदे का वृद्ध पुत्र शारदानंद झा अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के सपने संजोता आ रहा था और स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न विचारधाराओं में से समाजवादी विचारधारा का प्रबल पक्षधर था। वस्तुतः आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवार में उत्पन्न शारदानंद झा निर्धनता की व्यथा से व्यथित था और पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद से उसे घृणा थी। उसने अपने लघु छात्र जीवन में ही मार्क्स, लेनिन और गांधी के राजनीतिक विचारों का गहराई से जायजा लिया। तभी तो उसने आजादी की कामना पूर्ति के लिए एक मेधावी छात्र होने के बावजूद स्कूल का परित्याग कर अगस्त क्रांति में अपने आप को झोंक दिया। शीघ्र ही वह आजाद दस्ता का सक्रिय सदस्य बनने में सफल हुआ। उसने समस्तीपुर प्रशासन को इस हद तक भयभीत कर दिया कि हफ्तों पुलिस दस्ता उसकी प्रतीक्षा में उसके गांव को घेरे पड़ी रहती थी। आजाद दस्ता ने उत्तरी बिहार में जितने भी वारदात अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़ने के निमित्त की है, उनमें से कुछ को छोड़कर प्राय अधिकांश वारदातों में शारदानंद झा सदैव अग्रिम पंक्ति में देखे जाते। 20 नवंबर 1944 को जब शारदानंद झा लाला सिंह, वासुदेवपुर, चंदेल, वैशाली के साथ धनबाद से बनारस पहुंचे तो वहीं पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में जा फंसे। पुलिस ने महीनों तक रिमांड पर रखकर उनसे गंभीर यातनाएं दी और निरंतर दस्ता से संबद्ध प्रश्न पूछे, परंतु शारदानंद झा को अंग्रेजों की कोई भी पीड़ादायक यंत्रणा तोड़ नहीं सकी। विवश होकर बनारस पुलिस ने श्री झा को बक्सर केंद्रीय कारा भेज दिया। वहीं उन अनेक मुकदमों में इनका टीआई परेड हुआ, जिसमें अनेक गवाहों ने इनकी पहचान की। बक्सर केंद्रीय कारा से शारदानंद झा दरभंगा केंद्रीय कारा स्थानांतरित कर दिए गए, जहां अन्य अनेक मुकदमों में इनको दोषी करार दिया गया। अंदामा के दरोगा हत्याकांड में श्री शारदानंद झा को अंग्रेज न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने फांसी की सजा सुनाई, परंतु अभी अन्य मुकदमों की सुनवाई बाकी थी कि देश को आजादी मिली। 17 जून 1946 को श्री शारदानंद झा भी केंद्रीय कारा हजारीबाग से अपने अन्य अनेक क्रांतिकारी साथियों के साथ मुक्त कर दिए गए। देश आजाद हुआ, प्रांतों में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई, सारा देश हर्षोन्माद में डूब गया, परंतु किसी ने भी पुलिस की यंत्रणाओं के कारण टीबी का शिकार शारदानंद झा, श्री बालेश्वर सिंह आदि पर ध्यान नहीं दिया। गरीबी के माहौल में, उचित चिकित्सा के अभाव में श्री शारदानंद झा काल कलवित हुए। आज भी उनकी विधवा अपनी बर्बादी पर आठ आंसू बहाती है। कौन देखता है उस अभागन को जिसका सर्वस्व मिट गया, परंतु शारदानंद झा भमरोपुर और समस्तीपुर की मिट्टी में आज भी अमर हैं और आगे भी अमर रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही शेष। अब जो कहानी मैं आपके सामने आगे प्रस्तुत करने वाला हूं, उस कहानी का शीर्षक है मास्टर साहब। ये मास्टर साहब कौन थे?
ये वही वीर क्रांतिकारी श्री बालेश्वर बाबू थे, मालपुर निवासी, जिन्होंने आजादी के दीवाने के रूप में अपना नाम अंकित किया। धन्यवाद। जय हिंद।